सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का परिचय एक नज़र में बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि समय बहुत है, परीक्षा का समय सभी विद्यार्थियों का चल रहा है और मेरा उद्देश्य यहाँ सिर्फ आपके समय को बचाना और बहुत सारी मुख्य चीज़ें आपको बता देना, ताकि थोड़े समय में आप अच्छी तैयारी कर सकें। उम्मीद करती हूँ मेरे इस प्रयास का आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना ही मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त के बाद की पीढ़ी में रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ है। आरंभिक शिक्षा उनकी गांव में हुई। 1920 में आंदोलन छिड़ने के कारण उन्होंने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया और अपने ही गांव से 3 किलोमीटर दूर बोरो में राष्ट्रीय पाठशाला में उन्होंने प्रवेश ले लिया। 1932 में पटना से बीए ऑनर्स उन्होंने किया है। 1942 में एक उच्च विद्यालय में मुख्याध्यापक का कार्य उन्होंने किया, वहाँ के सब रजिस्ट्रार भी नियुक्त हुए। 1947 में युद्ध प्रचारक विभाग में हिंदी निदेशक के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। साहित्य लेखन की बात कर लेते हैं। उनको काव्य लिखने का शौक जो है बचपन से ही था। विद्यार्थी जीवन में उनकी 2 रचनाएं आई हैं, बारदोली विजय और पर्णभंग प्रकाशित हुई हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रतिभा का विकास किया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी वो हमारे सामने आए हैं। उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। रचनाओं को मुख्य भागों में बांटा है ताकि आपको याद भी हो जाए, ज़्यादा आपका समय भी ना लगे। सबसे पहला महाकाव्य की बात है उर्वशी, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अगला वीडियो उर्वशी पर ही होगा। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी ये महाकाव्य हैं। नेट की परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये किस तरह के ये महाकाव्य है और गीति काव्य भी माना जाता है। मुक्तक रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सारे उनके मुक्तक काव्य हैं। आइए आलोचना की बात कर लेते हैं। तो 2 उनकी मुख्य आलोचनाएं हैं, काव्य की भूमिका और कविता की खोज। निबंध जो रेखा चित्र है वो वट पीपल है और निबंध संग्रह है अर्ध नारीश्वर, मिट्टी की और रेती के फूल। जो संस्कृति और दर्शन है वो संस्कृति के 4 अध्याय हैं। आइए पुरस्कारों की बात करते हैं। तो पुरस्कार उनके महत्वपूर्ण 3 पुरस्कार उनके हिस्से हैं और छोटे मोटे तो बहुत सारे मिलते रहे होंगे, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं का जिक्र यहाँ किया गया है। पद्म भूषण जो कि 1959 में मिला है और उनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए मिला है। जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं 1952 में वो सदस्य राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है 1972 में उर्वशी महाकाव्य पर उन्हें मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला है। और कंफ्यूज मत होना, ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी महाकाव्य पे और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य से साहित्य और से संस्कृति। आइए अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं, जिनको एक एक को डिस्कस करेंगे। अगर हम साहित्यिक विशेषताओं की बात, पूरा प्रश्न हमारा कितना 16 नंबर का प्रश्न आता है तो हम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको कम दिखेगा। सबसे पहले है उनका क्रांति का स्वर। उनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है क्योंकि उनका जो स्वर है वो बहुत ही क्रांतिपूर्ण रहा है। क्रांति का स्वर ही प्रधान रहा है। उन समाज में एक नई क्रांति लाना चाहते थे, गली सड़ी परंपराओं को नष्ट करना चाहते थे। वे मानवतावादी विचारों को अभिव्यक्त करते थे। कल्पित स्थानों पर प्रकृति कहीं कहीं उन्होंने प्रकृति के विविध रूपों का भी वर्णन किया है और शोषित और दलितों के प्रति सहानुभूति और पूंजीपति शोषकों के प्रति आक्रोश नजर आया है। उर्वशी में उन्हें नारी सौंदर्य का वर्णन किया है। ये मुख्य विशेषताएं मैंने थोड़े थोड़े रूप में कर दी हैं। क्रांति का स्वर जो है अन्याय, शोषण, दमन का अत्याचार करते थे। उन्होंने अपनी पंक्तियों में लिखा भी है, कह दे शंकर से आज करें
वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महाउच्चार। राष्ट्रीय भावना में उन्होंने अपने अपने क्षेत्र विशेष में निष्ठापूर्वक कार्य करने का आह्वान किया है। अतीत का गुणगान तो किया ही किया है, साथ में वर्तमान में अपने अपनी जगह जो भी कार्य कर रहे हैं उसी पर करते रहने के लिए आह्वान किया है। जैसे एक पंक्ति उनकी बहुत ही फेमस है, सरहद पर नहीं मोर्चे खुले हुए, खेतों में, खलिहानों में, बैठकों में, बाजारों में, जहाँ कहीं आलस्य वही दुर्भाग्य देश का है। मानवतावादी दृष्टिकोण उनका रहा है। उनकी भावना, उनकी राष्ट्र प्रेम भावना सिर्फ संकुचित राष्ट्र प्रेम नहीं था, वो पूरे विश्व के किसी भी कोने में होने वाले अत्याचार, दमन, शोषण का विरोध करते थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रणनीति से। उन्होंने युद्ध की आलोचना की है। प्रकृति वर्णन, यद्यपि वे आक्रोश के, क्रांति के कवि थे, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है, आलंबन, उद्दीपन और मानवीयकरण। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शोषितों और दमितों के प्रति सहानुभूति। दूसरे पॉइंट को भी यही मिक्स करते हैं। पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश। दिनकर का काव्य प्रगतिशील विचारधाराओं से प्रेरित था। कविता के काव्य में अनेक जगह उन्होंने शोषकों और पूंजीपतियों की भर्त्सना की है, उनकी आलोचना की है, उन पर अपना आक्रोश दिखाया है। वहीं शोषितों, दमितों, दबे हुए, कुचले हुओं को उन्होंने सहानुभूति दी है। श्वासों से मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपके ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। नारी भावना की बात करें तो उर्वशी में उनकी नारी भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नारी सौंदर्य के प्रति कोमल भावों का अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस के साथ साथ नारी सौंदर्य पर लिखे श्रेष्ठ ग्रंथों में ये गिना जाता है। पुरुष सनातन मानव का तथा उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक मानी जाती है। पुरुष के सुख के पीछे नारी के समर्पण और त्याग का ही मूक प्रेरक वो मानते हैं। रस और गुणों की बात करें तो दिनकर के काव्य में क्रांति, नवनिर्माण, राष्ट्रीय चेतना, ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का समावेश है। कहीं कहीं वीर, रौद्र, करुणा और श्रृंगार रस का भी निर्वाह उन्होंने किया है। संक्षेप में भाषा शैली की बात करें तो खड़ी बोली को उन्होंने अपनाया है। भाषा सरल, स्वाभाविक और बोधगम्य है। तद्भव और तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उनकी जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली हो जाती है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने यथास्थान किया है। चित्रात्मकता उनके काव्य में भी हमें दिखाई देती है। कहीं कहीं प्रकृति, समाज, युद्ध स्थल आदि का शब्द चित्र उन्होंने ऐसे खींचे हैं जैसे कि हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा हो। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी दिल्ली जैसी कविताओं में उन्होंने किया है। कच्ची, हरी टहनी, समाज इत्यादि रीति रिवाजों का खंडन भी उन्होंने करते हुए वो हमें नजर आए हैं। संक्षेप में कह सकती हूँ मैं, दिनकर जी की जो काव्य भाषा है परिमार्जित और परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है। कहीं कहीं अलंकारों का, मुहावरों का को गहरे अर्थ लिए हुए हैं। काव्य भाषा प्रतीकों से युक्त है। अनूठी शब्द योजना के कारण उनका जो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग सुंदर बन पड़ा है। ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का समावेश उनके काव्य में मिलता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। थोड़े से में बहुत ज़्यादा यानी गागर में सागर भरने का कार्य ये वीडियो करेगा। बने रहिए। धन्यवाद।